जी हाँ, नमस्कार। मैं हूँ संतोष कुमार द्विवेदी। प्रिय विद्यार्थियों, आपके लिए एक शानदार जानदार वीडियो लेकर हाजिर हूँ, जो वर्तमान में कक्षा 12 में अध्ययनरत विद्यार्थीगण हैं। उनके इतिहास विषय का पाठ नंबर 8 लेकर हाजिर हूँ, जिसका नाम है किसान, जमींदार और राज। इसके महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर के साथ उपस्थित हूँ ग्रुप पर। स्वागत करता हूँ आपको अपने YouTube चैनल संतोष कुमार द्विवेदी ऑफिशियल में। जिन्होंने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो अवश्य सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें और यह जानकारी अन्य दोस्तों तक पहुँचाएं, ताकि परीक्षा उपयोगी जानकारी उन्हें भी प्राप्त हो सके। जी हाँ, तो ज़्यादा विलंब ना करते हुए आइए शुरू करते हैं। कक्षा 12 विषय इतिहास और चैप्टर का नाम है किसान, जमींदार और राज्य। तो आइए, इसका जो पहला प्रश्न है, जैसा कि पाठ है किसान। जी हाँ, किसानों की स्थिति से आप क्या समझते हैं? अपने विचार स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर यूँ लिखेंगे कि उस समय ये हम 16वीं 17वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं, जब भारत में मुगल काल चल रहा था। जी हाँ, तब किसानों की जो स्थिति थी वो इस प्रकार से थी कि किसान खेतों में खेती किया करते थे और दो प्रकार के किसान माने गए हैं, एक खुदकार और एक पाहीकार। जी हाँ, जो अपनी गांव में या अपने खेतों में खुद खेती किया करते थे, उन्हें जो है खुदकार किसान के नाम से जाना जाता है। और जो दूसरे जगह जाकर के खेती किया करते थे, उन्हें पाहीकार किसान कहा जाता है। जैसे यदि वो किसी और गांव में रहते हों, लेकिन खेती वो दूसरे गांव में जाकर करें, तो उन्हें पाहीकार किसान कहा जाता है। जी हाँ, किसान एक महत्वपूर्ण स्रोत था, क्योंकि उस समय आर्थिक तौर पर यदि मुख्य संपन्नता की जरिया रही, वो जो है ज़मीन ही होती थी। और ज़मीन पे ज़्यादातर लोग खेती करके ही अपनी जीविका उपार्जन करते थे, और इसमें किसानों का अहम योगदान होता था। जी हाँ, अगला जो प्रश्न है कि कृषि व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? अपने विचार लिखिए। जी हाँ, कृषि एक महत्वपूर्ण साधन के तौर पर यूज की जा रही थी, प्रयोग की जा रही थी। खेती ही एक आर्थिक जरिया थी राज्य की। राज्य यानी शासन से है, तो खेती जो है लगभग जो है हलों के द्वारा की जाती थी। और आपकी किताब में हल की संरचना दी गई है। हल के बारे में थोड़ा बता देते हैं कि हल लकड़ी का बना होता था, एक मुठिया लगी होती थी और एक लोहे की फार होती थी जो जमीन से लग करके चलती थी, ताकि जो है सूखी जमीन को भी अच्छे से जोता जा सके। एक बड़ा सा डंडा होता था और वहाँ पर एक जुआ होती थी लकड़ी की, जो इतनी उसको लंबी बनाई जाती थी कि दो बैल से खेती की जाती थी। दोनों बैलों को कांधों में रखी जा सके। जी हाँ, और चमड़े का एक जोत बाधी भी लगा होता था, यानी रस्सी जो लगती थी वो चमड़े की होती थी, जिसको तेल लगा करके चिकना किया जाता था, ताकि वो चोट ना लगे बैलों को। तो इस बात का ख्याल रखा जाता था और मुठिया को किसान पकड़ करके और खेत की जो है जुताई करता था। यदि 60 क्वेश्चन हलों की संरचना से संबंधित आए तो आप इस प्रकार की चीजें लिख सकते हैं। जी हाँ, कृषि की बात करें तो 2 सत्र में कृषि की जाती थी, यानी एक साल में 2 प्रकार से कृषि की जाती थी। एक रबी की खेती होती थी, पतझड़ के बाद जो मौसम आता है, यानी अप्रैल मई जून से लेकर के और अक्टूबर नवंबर तक की जो खेती होती थी, उसे खरीफ की फसल कहते हैं। खरीफ की फसल जिसमें पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती थी और उसमें चावल वगैरह बोए जाते थे, चावल, उड़द, है ना, इस प्रकार की और जो है खेती की जाती थी। और इसमें
पानी की ज़्यादा आवश्यकता होती थी। और ऐसा माना जाता है कि जहाँ पर 40% वर्षा होती थी वो इन फसलों के लिए उपयुक्त मानी जाती थी, उपजाऊ मानी जाती थी। तो इस प्रकार से ये खरीफ की फसलें की जाती थी। जी हाँ, और दूसरी बसंत ऋतु में होती थी, यानी लगभग नवंबर दिसंबर से लेकर के मार्च अप्रैल तक की जो फसल होती थी उसे रबी की फसल के नाम से हम जानते हैं। जी हाँ, तो रबी की फसल में आपका गेहूं हो गया, जौ हो गया, बाजरा हो गया, है ना, और इसके अलावा जो है कुछ नगदी फसल तिलहन दलहन ये होती थी, जैसे तेल वाली फसलें हो गई और दालें वगैरह हो गई। तो ये कुछ फसलें जो है होती थी जो रबी की फसल मानी जाती थी। हालांकि कुछ ऐसी दाल वाले भी फसल होती थी जो खरीफ में भी होती थी, जैसे उड़द हो गया, तो ये वर्षा ऋतु में होती थी, है ना। मूंग भी वर्षा ऋतु में होती थी, यानी खरीफ में। तो दलहन और तिलहन फसल को नगदी फसल माना जाता है। और कृषि जो होती थी वो दो प्रकार से होती थी। एक तो मतलब हल के द्वारा खेत को जोता जाता था और नाड़ी लगा करके और उसमें कुड़ बाई कुड़ बीज को डाला जाता था। मतलब मुठिया में एक नली लगा दी जाती थी और उससे जो है बोते थे। और एक ये होता था कि धान को मतलब किसी भी बीज को जो है एक टोकरी में रख करके छीटा जाता था, उसको छीट करके बनाई जाती थी। हालांकि बाद में ये भी देखा जाता था कि एक विशेष जगह जो है मतलब बीज का पौधा लगा करके और उसे खेतों में स्थानांतरित किया जाता था, यानी एक जगह लगा लिया बेहन के रूप में और फिर दूसरे जगह उसको स्थापित कर दिया, इसे रोपाई भी कहते हैं। तो इस प्रकार से कृषि की जाती थी और कृषि का आयात निर्यात दोनों किया जाता था। जो फसल बाहर होती थी उनके बीज भारत में लाए जाते थे और जो भारत में फसल होती थी उन्हें बाहर भी भेजा जाता था, क्योंकि चीन और पूरे एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप तक हमारा व्यापार चलता था। तो इस प्रकार से उत्तम किस्म की खेती की जाती थी, क्योंकि भारत में बहुत अधिक उपजाऊ जमीन होने के कारण खेती बहुत मात्रा में होती थी और लगभग ये समझे कि 85% लोग खेती पर ही निर्भर रहते थे। जी हाँ, तो इस प्रकार से खेती की जाती थी। अब अगले क्वेश्चन के लिए देख लेते हैं कि क्वेश्चन देख लेते हैं अगला कि महिलाओं की स्थिति से आप क्या समझते हैं, अपने विचार लिखें। इसका उत्तर होगा महिलाएं भी एक बहुत महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में देखी जाती थी। इस काल में महिलाओं को जो है थोड़े हल्के काम दिए जाते थे। हालांकि कुछ ऐसे काम हैं जिसमें स्त्री पुरुष मिलकर के काम करते थे। जैसे यदि हम कृषि की ही बात कर लें तो जो बुवाई का काम करती थी, बीज छीटने का काम करती थी, वो महिलाएं करती थी। निराई यानी जो खेत से मतलब चारा निकाला जाता था, तब अनावश्यक तत्वों को निकाला जाता था गुड़ाई करके, निराई करके, तो वो ज्यादातर स्त्रियां ही करती थी। और जो है इस प्रकार के काम, और स्त्रियों का और भी काम था, जैसे माटी के बर्तन बनाना, कताई, बुनाई, तो इस प्रकार के काम होते थे। क्योंकि व्यापार के दृष्टि से गन्ना और कपास महत्वपूर्ण फसल मानी जाती थी, इन्हें व्यापारिक फसल भी कहते थे। तो महिलाएं इन सब चीजों में लगती थी। बाकी चूल्हा चौका मतलब खाना वाना बनाना भी इनका काम होता था, क्योंकि पुरुष का इन पर पूर्ण अधिकार था और महिलाओं को एक महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में इसलिए भी जाना जाता था कि इनकी महत्व ज्यादा थी, है ना, क्योंकि ये बच्चे पैदा करती थी जिससे आगे का वंश बढ़ता था। लेकिन कई बार रजस्वला पीरियड में, या जब उनको पीरियड आता है या मासिक धर्म जब आता है, तब उनको जैसे चाक जो होता है जिससे मिट्टी का बर्तन बनाते हैं, उसको छूने की इजाजत नहीं थी, हल को छूने की इजाजत नहीं थी, महत्वपूर्ण शुभ कार्यों में जाने की इन्हें अनुमति नहीं थी, जो रजस्वला पीरियड में
जो है महिलाएं रहती थी। तो ये कुछ इनकी पाबंदियां होती थी और शादीशुदा महिलाएं बहुत कम होती थी, क्योंकि कई सारे कुपोषण वगैरह होते थे, जिसके वजह से इनकी अहमियत ज़्यादा होती थी। और यहाँ पर चूँकि लड़कियों की संख्या कुछ कम थी, इसलिए लड़के वालों को दुल्हन को जो है मतलब कुछ नगद देना पड़ता था। यानी आज जैसे लड़की वाले लड़कों वालों को दहेज देते थे हैं वर्तमान में, वो उस समय जो है लड़के वाले लड़की वालों को दहेज दिया करते थे, क्योंकि दुल्हन की महत्व ज्यादा थी। तो इस प्रकार से महिलाओं की स्थिति थी। बाकी बागवानी वगैरह भाई वो करती थी, और बागों में भी सिंचाई का भी काम वो करती थी। और इस प्रकार के जितने भी हल्के काम होते थे और वो महिलाएं करती थी। धान की कुटाई वगैरह और आटा पीसने का भी काम करना, खाना बनाने का काम, ये सारा काम महिलाओं का था। और महिलाएं यदि अपने ही पुरुष पर आश्रित रहती थी, यदि कई बार महिलाएं बेवफाई कर देती थी तो उन्हें कठोर दंड की जो है सजा थी। जबकि यदि पुरुष बेवफाई करता था तो उसके लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं था। इससे यह पता चलता है कि पुरुष का वर्चस्व समाज पर ज्यादा था। महिलाओं की स्थिति बेशक अच्छी मानी जा सके या बेशक ही उन्हें महत्वपूर्ण संसाधन माना जाए, किंतु समाज पर पुरुष का ही पूर्ण अधिकार देखा गया है। जी हाँ, अगला जो प्रश्न है कि जंगली कबीले से आपका क्या अभिप्राय है, स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर होगा कि लगभग जो है 40% भाग भारत का जंगलों से घिरा हुआ होता था। और वहां पर जो जंगल के लोग रहते थे वो कबीले बना करके रहते थे। और कबीलों का एक सरदार होता था, यानी प्रत्येक कबीले के सरदार होते थे। यहाँ तक कि ये भी देखा गया है कि आगे चल के कबीले के सरदार राजा भी बन गए, क्योंकि सिंध प्रांत में जो है एक कबीले का जिक्र हुआ है जिसका मुखिया सरदार राजा बन गया था और उसके पास लगभग 6000 घुड़सवार और 7000 पैदल सेना थी। तो उनका एक समाज में विशिष्ट अधिकार था, वर्चस्व था। और चूंकि राज्य भी जंगलों में ज्यादा हस्तक्षेप नहीं कर पाता था, क्योंकि वहां पर उन लोगों को ढूंढना बड़ा मुश्किल होता था। इसीलिए जो घुसपैठी लोग थे वो भी जंगल में ही रहते थे। जंगल के जो लोग रहते थे वो राजाओं को जंगली चीजें दिया करते थे, जैसे जड़ी बूटियां हो गई जंगल से जो प्राप्त होती हैं, शहद हो गया और लाकिनी गोंद हो गया और हाथी हो गया, या अन्य जो उनकी जरूरत के पशु वगैरह होते थे वो देते थे। या शिकार जब वो करते थे, जैसे सर्दियों में वो शिकार करते थे, है ना। तो इस तरीके की जो भी कुछ चीजें होती थी वो राज्य को दिया करते थे। और वो हमेशा स्थान बदल बदल कर घूमते रहते थे। जंगली लोगों का, कबीलों लोगों का जो है जीवन घुमक्कड़ रहता था। यदि हम यूं कहें कि खाना बदोश यानी खाने की तलाश में भी इधर उधर घुमा करते थे, क्योंकि जंगलों में प्रत्येक जगह कृषि नहीं की जा सकती थी, कुछ ही जगह कृषि होती थी। इस वजह से वो एक स्थान से दूसरे स्थान जो है आते जाते रहते थे। तो इस प्रकार की जो चीजें थी वो कबीलों की स्थिति थी। और अब हम अगले प्रश्न की बात करें कि भू राजस्व व्यवस्था से आप क्या समझते हैं, अपने विचार लिखें। जी हाँ, आईने अकबरी एक ऐसा दस्तावेज है जिसको अब्दुल फजल ने लिखा है, उसमें अकबर ने इसे लिखवाया था। जी हाँ, यह 1698 में 5 संशोधन के बाद लिख करके पूर्ण कंप्लीट हुआ था। इसमें जो है कई सारे अध्याय हैं और बृहद ग्रंथावली यह माना गया है आईन अकबरी, जिसमें प्रत्येक चीज की जानकारी दी गई है, चाहे वो शाही राज के नियम हो, चाहे वो जनता के लिए नियम हो, चाहे कर की व्यवस्था के बारे में बात हो, सैनिक व्यवस्था के बारे में बात हो, कृषि जमीन की नापतोल के बारे में बात हो, लेखा जोखा, प्रत्येक प्रकार का लेखा जोखा इस आईन अकबरी में मिलता है। और
ये इसी से भू राजस्व व्यवस्था की बात की जाती है। अच्छा, भू राजस्व व्यवस्था में आईने अकबरी किताब से हमें यह भी पता चलता है कि जमीन के अनुसार कर वसूला जाता था। जो जमीन ज्यादा उपजाऊ होती थी उसे ज्यादा कर लिया जाता था, जो जमीन कम उपजाऊ थी उसे कम लिया जाता था। और अकबर ने कर लेने के लिए नकदी की भी व्यवस्था की थी। नकदी के रूप में भी कर भुगतान कर सकते थे हैं किसान लोग, और साथ ही वो फसल के रूप में भी कर भुगतान कर सकते थे। कर भुगतान के लिए दो चीजें मिलती हैं, एक जमा, एक हासिल। जो राज्य किसी जमीन के लिए कर निर्धारित करता था, जैसे राज्य ने कर दिया 100 रुपए इस जमीन पर देने हैं, तो अब वो जमीन में यदि फसल सही नहीं हो पाई और किसान 100 रुपए नहीं दे पाया, मान लीजिए 70 रुपए दिया, तो उसको हासिल कहा जाता है। यानी जो राज्य निर्धारित करता है कर उसे जमा, और जो कर प्राप्त होता है उसे हासिल कहा जाता है। तो इस प्रकार की सारी जानकारी हमें आईने अकबरी से मिलती है। यदि क्वेश्चन आता है आईने अकबरी से हमें क्या जानकारी मिलती है, तो आप इन सब चीजों का भी जिक्र कर सकते हैं। अब भू राजस्व व्यवस्था के बारे में जो अभी मैंने कुछ बातें बताई, आप इसे लिख सकते हैं। जी हाँ, अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पंचायत से आप क्या समझते हैं, अपने विचार लिखें। ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है, इसे ध्यान पूर्वक सुने। पंचायत, जी हाँ, पंचायत जो होती थी एक गांव की महत्वपूर्ण संस्था मानी जाती है, जिसका जो है मुखिया एक होता था, जो कि गांव के बुजुर्गों की सलाह से ही या उनके ही सम्मति से ही किसी उनमें से ही एक तजुर्बेकार व्यक्ति को गांव का मुखिया बना दिया जाता था, और वही मुखिया सभी पर जो है निगरानी रखता था। जी हाँ, गांव में कितना आमदनी हुई, कितना खर्च हुआ, यह लेखा जोखा भी जो है पंचायत ही करती थी, और पंचायत का फैसला सबको मानना अनिवार्य था। और जाति में विविध प्रकार के भेद होते थे, उच्च वर्ग निम्न वर्ग में भेद होते थे, तो उसकी भी निगरानी करना जो है पंचायत का ही कार्य रहता था। और कोई भी जाति अपने हद से आगे न बढ़े, इसकी भी निगरानी पंचायत ही करती थी। और किसको कितना जुर्माना देना है, ये फैसला लेने का अधिकार भी पंचायत को था। यदि पंचायत किसी को भी कोई सजा सुना देती थी, तो पूरे गांव वालों को उस सजा को मानना अनिवार्य था। जैसे यहाँ तक कि गांव छोड़ने तक की सजा दी जाती थी। यदि कोई भी बनाए गए नियम का उल्लंघन करता है या नियम को नहीं मानता, तो पंचायत उसके खिलाफ कार्रवाई करती है। लेकिन कार्रवाई में ये देखा गया है कि उच्च वर्गों के खिलाफ सजाएं बहुत कम होती थी, अब निम्न वर्गों के खिलाफ जो सजाएं होती थी बहुत ज्यादा होती थी। इस वजह से कई बार यह देखा गया है, मालवाड़ी कुछ ग्रंथ मिले हैं जिससे ये देखा गया है कि निम्न वर्ग के लोग अक्सर अर्जी लगा करके जो है पंचायत में शोषण के खिलाफ आवाज उठाते थे। लेकिन उस पर कितना ध्यान दिया गया है, इसका कोई खास सबूत हमें प्राप्त नहीं मिला है। इसका मतलब यह होता है कि उच्च वर्ग के लोग अक्सर निम्न वर्ग के लोगों पर अत्यधिक शोषण करते थे। गांव की एक पंचायत तो होती ही थी, अब प्रत्येक जाति की भी अपनी अलग अलग पंचायतें हुआ करती थी। और यदि पंचायत ने कोई किसी को सजा दे दी, तो सभी गांव के लोग उससे बात करना बंद कर देते थे और उसका हर प्रकार का सहयोग करना बंद कर देते थे। तो एक प्रकार से ये भयंकर सजा उसके लिए हुआ करती थी और गांव से भी बाहर उसे निकाल देते थे। और जब गांव में कोई भी शादी होती थी, तो उसमें मुखिया का रहना अनिवार्य था। मुखिया के ही नेतृत्व में शादी विवाह संपन्न किए जाते थे, और जो भी गांव का रीति रिवाज बनता था वो भी मुखिया के ही नेतृत्व में बनता था। और बिना मुखिया गांव का कोई भी कार्य नहीं होता था। यहाँ तक कि जो राज्य को या शासन को जो कर दिए जाते थे, वो भी ग्राम पंचायत के फंड से ही दिए जाते थे, क्योंकि ग्राम पंचायत में एक ऐसा फंड होता था जो गांव के लोग थोड़ा थोड़ा देते थे और उसे गांव पंचायत के खाते में जमा किया जाता था। और पंचायत गांव के भलाई के लिए काम करती थी।
जैसे सामूहिक कोई कुआं खुदवाना हो, तालाब बनवाना हो, नहर बनवाना हो, तो ऐसे कामों में वो जो है जमा किए गए धन को खर्च करती थी। और इसके अलावा जो है कर में भी खर्च करती थी। यानी पंचायत जो भी उपयुक्त समझती थी ये समाज हित में कार्य है, तो लोगों के द्वारा जमा किए गए धन का उपयोग वो गांव के विकास में करती थी। तो ये प्रमुख कार्य था ग्राम पंचायत का। आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा, तो आप इस पे लिख सकते हैं बहुत कुछ। तो ये है, बाकी क्वेश्चन तो और भी हैं, तो आप इसके संदर्भ में अपनी किताब को पढ़ें और अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो। यही हमारी जो शुभकामनाएं आपके साथ में हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। बाकी एक और क्वेश्चन जो आता है, जमींदार से आप क्या समझते हैं, अपने उत्तर दीजिए। तो जमींदार एक महत्वपूर्ण वर्ग था जो काफी ताकतवर था। अंग्रेजों के द्वारा गांव वासियों से कर वसूल करने के लिए उन्हें नियुक्त किया जाता था, और उनके अंदर कई गांव होते थे, और वो सभी गांव से कर वसूलने का काम करते थे। उनके पास अपनी एक सेना होती थी और अपने जो है हथियार होते थे, औजार होते थे। जबरन वसूली भी वो लोगों से किया करते थे। तो कहने का मतलब यह है कि जमींदार का पद बहुत ही उच्च माना जाता था। ज्यादातर राजपूत और ब्राह्मण सर्वोपरि समाज में माने जाते थे। तो इस प्रकार से कुछ जमींदार के कार्य हैं, इसके बारे में भी आप लिख सकते हैं। तो आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब यहीं पर मैं अपनी वाणी को करता हूं विराम। सभी विद्यार्थी अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो, उसके लिए मेरी उनके साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, धन्यवाद।